इस झील के किनारे एक कासल होता है जहाँ काफी सारी भीड़ इकट्ठा हुई है। उनकी बातों से ये पता चलता है कि जब नदी की सतह ऊपर आई उसी के साथ एक मॉन्स्टर भी यहाँ आ गया, जिसे ये लोग फिश फ्लावर कह रहे हैं। जहाँ ये मॉन्स्टर हर जगह जहर फैला रहा है। यहाँ के एल्डर चूहों ने एक मुसाफिर से मदद मांगी है, लेकिन उस मुसाफिर ने यहाँ एक लड़की को भेज दिया। सभी लोग उसी की ओर देख रहे हैं क्योंकि ये सबसे अलग दिखती है। कितनी अजीब है ये लड़की, क्या शिकार भी कर पाएगी? वहाँ के एल्डर्स इसका शुक्रिया करते हैं यहाँ पे आने के लिए। लेडी बेली, वो रहा तुम्हारा शिकार। एल्डर कहता है, क्या तुम उसे मार पाओगी? बेली कहती है, तुम चिंता मत करो, ये तो मेरा मनपसंद खाना है। वो अपनी तलवार नीचे रखकर सीधा झील में छलांग लगाती है और ये तो पानी पे ही दौड़ने लगी भाई। उस मॉन्स्टर की टेल उसे दबोचकर पानी में डुबा देती है। वो खुद को छुड़ाकर एक ही जंप में बाहर आ जाती है और वो उसकी तलवार निकालकर उस मॉन्स्टर के हमलों को पैरी करती है और उसके शरीर से रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है। वो अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर की टेल को काटने लगती है। बेली उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा घायल कर देती है। फिर भी वो मॉन्स्टर बेली को जकड़ लेता है। बेली उसे पूछती है, तुम यहाँ पर क्यों आए? मॉन्स्टर कहती, मैं यहाँ नहीं मर सकती, मेरे बीज। बेली सॉरी कहकर खुद को आजाद करती है और उसका काम तमाम कर देती है। उस मॉन्स्टर के सारे बीज पानी में गिर जाते हैं। वो एल्डर से पूछती है, क्या मैं इसके टेंटिकल्स को और बीज को यहाँ से ले जाऊँ? एल्डर पूछता है, तुम्हें इसकी क्या जरूरत? वो कहती है, जैसा कि मैंने कहा, ये मेरा मनपसंद खाना है। लौटते वक्त बेली कहती है, मुझे पूरा यकीन है वो लास्ट बीज को भी नष्ट कर देंगे, इसलिए वो अपने पास रखे बीज को झरने में फेंक देती है। शाम के वक्त वो घर लौट आती है और वो कहती है, मैं घर आ गई मास्टर। वो उस टेंटिकल को मास्टर को दिखाती है और कहती है, आज हम ये खाएंगे। मास्टर कहता है, मैं देख रहा हूँ तुमने इसे काफी सफाई से काटा, लेकिन तुम इसे और अच्छा काट सकती थी। एक ही बार में अपनी तलवार का इस्तेमाल करना सीखो। खाना खाते वक्त वो बात करते हैं, क्यों वो फ्लावर फिश यहाँ आई होगी? वो फूल होने के खातिर अपना काम करने आई थी, अपने बीज फैलाने आई थी। वो कहती है, मेरी जगह अगर आप होते तो और बेहतर होता। मास्टर कहता है, मैं भला उस फिश को क्या सिखाता? बेली कहती है, सिखाने की बात किसने की? अपनी स्किल्स का इस्तेमाल आप किसी और चीज में क्यों नहीं करते मास्टर? मास्टर होने के खातिर यही मेरा काम है। बेली कहती है, हम यहाँ पर भी ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। मास्टर कहता है, तो क्या फिर हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएं? मास्टर कहता है, इस देश में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो तुमने अभी तक नहीं देखी। बेली कहती है, क्या वहाँ पर मेरे जैसे दिखने वाले लोग मुझे मिलेंगे? मास्टर नहीं कहता है। मास्टर कहता है, मैं उन जगह पर कई बार गया और वहाँ पे मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे जैसा दिखने वाला वहाँ मुझे कोई नहीं मिला। बेली मास्टर से पूछती है, मुझे मेरे जैसे दिखने वाले लोगों से मिलने के लिए कहाँ जाना होगा? मास्टर कहता है, तुम्हारे अंदर के इस भाव को शायद होमो सिकनेस कहते हैं, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, यानी तुम्हारे घर के प्रति लगाव होना। बेली कहते, तो फिर मुझे सिखाओ कि इस होमो सिकनेस को दूर कैसे करते हैं, क्योंकि मेरा तो कोई घर ही नहीं है। मास्टर कहता है, तो फिर तुम सफर पर निकलो। तभी बेली को कुछ फ्लैशबैक की मेमोरीज हिट होती है। इस आइलैंड पर तो तुम्हें अपने जैसे दिखने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो फिर तुम्हें आगे पार्क सिटी की ओर बढ़ना चाहिए, शायद तुम्हें वहाँ कोई तुम्हारे जैसा दिखने वाला मिल जाए। वो अंदर आ जाती है और कहती है, मेरी अपनी दुनिया। तभी उसकी स्वॉर्ड चमकने लगती है। वो फिर से उसी मेमोरी में चली जाती है। सभी लोग उसे कोस रहे होते हैं, ये कितनी अजीब है। सभी बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं। वो जैसे एक बच्चे को छूती वो दूर जाकर गिर जाता है। रोते हुए वो वहाँ से चली जाती है। रोते हुए वो एक कासल में पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे वही स्वॉर्ड जंजीरों से बंधी हुई दिखती है। वो जैसे ही उस स्वॉर्ड को हाथ लगाती है, पूरी जंजीरें टूटकर बिखर जाती है और वो स्वॉर्ड चमकने लगती है। वो सभी से बचते बचते बाहर आ जाती है और बाहर उसे एक सोल्जर गिरा देता है। वो कहता है, क्या तुम्हें ये चाहिए? वो हाँ कहती है। वो लोग उसे एक कैद खाने में कैद कर देते हैं। जैसे ही उसकी आँख खुलती है, उसके बगल में उसकी तलवार पड़ी होती है। अगले दिन वो अपने मास्टर से कहती है, मैं तैयार हूँ अपने सफर पर जाने के लिए। मास्टर कहता है, तुमने अपना डिसीजन शायद बहुत जल्दी बना लिया, जाओ अपनी तलवार लेकर आओ। मास्टर कहता है, ये तुम्हारा आखिरी लेसन होगा। तुम तब तक मुसाफिर नहीं बन पाओगे जब तक तुम्हारे ऊपर कोई श्राप नहीं होगा। सफर में पहला कदम श्राप ही है। उस श्राप की वजह से तुम परेशान होती रहोगी, जैसे कि मेरा श्राप में सिखाने के अलावा मेरी शक्तियों का इस्तेमाल किसी चीज में नहीं कर सकता। यही एक वजह है जिसकी वजह से मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता।
और यही श्राप फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा। दोनों ही अपना खून निकालकर रस्म शुरू कर देते हैं। मास्टर उसे उसके सफर का लक्ष्य पूछता है। वो कहती है मुझे मेरे जैसे लोगों को मिलना है, देखना है और जानना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। यही मेरा लक्ष्य है। याद रखना मेरी बच्ची, यही श्राप तुम्हारे लिए एक दिन एक वरदान बनकर साबित होगा। तभी बेली को मास्टर का चेहरा धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है। उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। मास्टर कहता है यही तुम्हारा आखिरी पड़ाव है। मास्टर उसकी सभी यादों से थोड़ा थोड़ा सा डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। एक ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट को अपने मास्टर की यादों की कोई जरूरत नहीं। इससे वो अपने मास्टर का लक्ष्य कभी जान ही नहीं पाएगा। एक टीचर के रूप में यही मेरी डेस्टिनी है। मुझे माफ करना बेली, अब मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूँ। जिस जगह मैं नहीं जा पाया उस जगह तुम जा पाओगी। बेली कहते तुमने मेरे दिमाग के साथ खेलकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मास्टर, तुम मुझे खुद से दूर कर दर्द से दूर हो जाओगी। आप हमेशा ऐसे ही करते हैं मास्टर। बेली उसी फ्लैशबैक को याद करती है जब उसे पहली बार मास्टर मिले थे। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने नहीं आने वाले, आज से मैं ही तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं ही तुम्हारा मॉम एंड डैड हूँ। बेली उसकी ओर तलवार बढ़ाती है। किसी दिन तुम अपने तलवार पर लिखे हुए शब्दों का मतलब जान पाओगी। तुम्हें भविष्य में जरूर एक अच्छा आदमी मिलेगा मेरी बच्ची। बेली उसकी ओर तलवार लेकर तेजी से बढ़ती है। बेली देखती है वो किसी और ही जगह पर है और उसके सामने बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं। बेली कहती है बचपन में इन्हीं में से किसी एक क्रिस्टल से पैदा हुई। वो छोटे क्रिस्टल को हाथ में लेकर आसमान की ओर देखती है। बेली सोचती है कहीं मैं किसी दूसरे प्लेनेट से तो यहाँ नहीं आई। वो कहती है मुझे मेरे जैसे लोगों को मिलना है और वो वहीं पे बिस्तर डालकर सो जाती है। एक अनजान शख्स उसी की ओर देखकर कहता है आखिरकार मुझे ये लड़की मिल ही गई। बेली के पास एक खरगोश आता है। वो उसे पीने के लिए पानी देती है और वो कहती है ये कप तुम ही रख लो। बेली पार्क सिटी पहुंच जाती है। वहाँ काफी चहल पहल होती है और पहले की तरह यहाँ भी सब उसे घूर रहे होते हैं। वो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है। उसकी लुक की वजह से रेस्टोरेंट का ओनर भी उसे ट्रोल कर देता है और कुछ पार्क सिटी के नियमों के बारे में भी उसे बताता है। तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें अच्छा बनना है या बुरा बनना है। पार्क सिटी इन्हीं हिस्सों में बटी हुई है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं कुछ ही दिनों में ये देश छोड़ के जा रही हूँ, समझे? क्योंकि मुझे एक मुसाफिर बनना है, इसीलिए तो मैं यहाँ पार्क सिटी आई हूँ। वो कहता है ऐसा कभी वो ऊपर वाला होने नहीं देगा क्योंकि वो ऊपर वाला महलों में बैठकर राज करने वाला राजा नहीं है बल्कि वो एक भगवान है। तभी उसे कुछ मेमोरी दिखने लगती। वो कहती है मुझे कुछ याद आया, मुझे भगवान ने बुलाया है। वो एक शब्द को दोहराती है। क्या कहा? वो कहती है शायद मैंने ये बात किसी पत्थर दिल वाले इंसान से सुनी है। तभी बेली कहती है शायद मैंने किसी को मारा है, लेकिन क्यों? तभी वहाँ पर कुछ इविल सोलेस्टर आ जाते हैं और साथ ही में उसी खरगोश को पकड़ ले आते हैं जिसको बेली ने कब दिया होता है। ये उस दिन मेरी तलवार को खराब कर रहा था। सभी अपनी तलवार निकालते हैं और उस खरगोश की ओर बढ़ाते हैं। सभी उसको मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी बेली अपना स्टूल उसकी ओर फेंक देती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। बेली भी अपनी तलवार निकालती है। सभी लोग उसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। वो भी अपनी तलवार निकालकर उनकी ओर हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन हर बार उसे कुछ अलग महसूस होने लगता है, जैसे मानो कोई शक्ति उसे रोक रही हो ये करने से। उसे हर बार ये महसूस हो रहा होता है जैसे कोई उसे रोक रहा है। बेली सोचती है मेरी तलवार काम क्यों नहीं कर रही। ऐसा लग रहा है मानो ये बस एक लोहे का टुकड़ा हो। तभी उसे उसके मास्टर की बात याद आती है। तुम तब तक मुसाफिर नहीं बन पाओगे जब तक तुम अपने ऊपर कोई श्राप ले लो। बेली सोचती है क्या ये मेरा श्राप है? बेली सोचती है क्या अब मैं कुछ भी काट नहीं सकती? इस आदमी का ध्यान फिर से उसी खरगोश की ओर जाता है जो कि फिर से अपने दांतों से उस तलवार को काट रहा होता है। वो उसकी ओर हमला करने बढ़ता है। बेली उसे मारने के लिए उसी की ओर बढ़ती है, लेकिन रेस्टोरेंट ओनर बीच में आकर उस फाइट को रोक देता है और कहता है तुमने खुद को साबित कर दिया लड़की, तुम कितनी बेहतर तलवारबाज हो। उनकी सभी तलवारें टूट जाती है और बाहर अच्छे सॉलिसिटर्स आ जाते हैं। ओनर कहता है तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्या तुम्हारे पास टैग है? वो कहती है नहीं तो वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। बेली पूछती है लेकिन वो खरगोश? वो तो भाग गया। वो काफी सारे पैसे उसी टेबल पर रखकर बाहर आ जाती है। बाहर अच्छे सॉलिसिटर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और वो उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। उसे एक कैद खाने में बंद कर दिया जाता है और कहते हैं ये मोमबत्ती बुझने के बाद हम जांच करना शुरू कर देंगे। वो सभी चीजें उसी बचपन की यादों में दोहराई हुई लगती है। उसे मास्टर की बात याद आती है जो कहते हैं ये श्राप तुम्हारे सफर की पहली चुनौती होगी। वो कहते हैं बचपन में मैं इंतजार करती रही और कोई आ गया। वो दरवाजे की ओर देखती है। वो खुद से पूछती है मुझे क्या हो गया? मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए कोई नहीं आएगा। दरवाजे की तरफ घूर के कोई फायदा नहीं होने वाला। वो एक ही झटके में दरवाजे को अपनी तलवार से तोड़ देती है। वो कहती है मुझे लगता है शायद वो मोमबत्ती बुझ गई। वो कहती है क्या तुम मेरे लिए गाफ नाम के सॉलिसिटर को बुला सकते हो प्लीज? यूँ समझो कि हमारे दोनों के मास्टर एक ही थे। हम उसी रेस्टोरेंट के ओनर को देखते हैं।
कोई उससे पूछता है किसने तुम्हारी तलवार तोड़ी। वो कहता है मेरी नहीं तोड़ी, मेरी तो पहले ही टूट चुकी है। जैसे ही वो मुड़ के देखता है वो एडोनिस होता है। वो उसे अंदर बुला लेता है। बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। वो पूछता है यहाँ क्या हुआ था। वो कहता है मैंने उन्हें ऊपर के गेस्ट रूम में रखा है। वो उससे ऊपर जाने की परमिशन मांगता है। कहानी तुम उन्हीं से सुन लेना। ओनर पूछता है 1 मिनट एडोनिस, क्या तुम अपने परिवार से मिल पाए? एडोनिस कहता है मुझे उनसे नहीं मिलना। वहाँ पर बैठे कुछ कस्टमर्स ओनर से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है ये यहाँ फिर से क्यों आया होगा? मुझे नहीं पता, आज बड़े ही झगड़ालू कस्टमर्स आए हैं। तभी बाहर से शोर आने लगता है। जैसे ही वो बाहर आकर देखते हैं जमीन में से कुछ मॉन्स्टर बाहर आ रहे होते हैं। लगता है उन्होंने अपने जैसे किसी को ढूंढ लिया है। शायद पार्क सिटी में से कोई एक इनकी सेना में शामिल होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बेली और गाफ को। बेली गाफ का शुक्रिया करती है क्योंकि गाफ ने उसे जेल से भी छुड़वाया होता है और रहने के लिए एक जगह भी दी होती है। गाफ कहता है तुम्हें मेरे पास पहले ही आ जाना चाहिए था। तुम्हारे मास्टर ने मुझे तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा है। और वो उसे एक टैग भी देता है और कहता है इसके ऊपर अपने नाम की स्पेलिंग अच्छे से लिख लेना, ठीक है? बेली टैग लेने से इनकार कर देती है। जो तुम मुसाफिर बनना है। गाफ कहता है जानता हूँ तुम अपनी यात्रा तब तक शुरू नहीं कर पाओगी जब तक तुम राजा के साथ अपना एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना कर लो। तुम्हें एक सॉलिसिटर बनकर इस राज्य की रक्षा करनी होगी। वो कहती है दरअसल मेरे ऊपर एक भयानक श्राप है जिसकी वजह से मैं किसी भी चीज को काट नहीं पा रही। पहले मैं किसी भी ट्राइब के लोगों को ऐसे काटती थी मानो मैं कोई फूल या पत्ते काट रही हूँ। गाफ कहता है मुझे लगता है तुम लोगों को गिरे हुए फूलों की तरह समझ रही हो। यही तुम्हारा श्राप होगा शायद। कुछ तो है जो मुझे कहता है तुम्हें फर्क नहीं करना चाहिए। वो टैग को आगे बढ़ाते हुए कहता है तुम्हारे श्राप को सुलझाने के साथ तुम्हारे सफर पर आगे बढ़ने के लिए इसकी तुम्हें मदद ही होगी। वो उसे रख लेती है और उसे कुछ आवाज आती है। जैसे वो मुड़ के देखती है वो खरगोश फिर टेबल को काट रहा होता है। बेली कहती है तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बचाने का फैसला मेरा था। गाफ कहता है तो ये है वो जिसकी वजह से ये सब हुआ था। मेहमान के तौर पर एडवेंचरस रैबिट को पाना तुम्हारी खुशकिस्मती होगी। गाफ कहता है मैं अभी तुम्हारे राजा के साथ मुलाकात कर देता। वो राजा से मिलने के लिए चली जाती है। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। राजा का मनोरंजन करना ये एक भगवान की सेवा करने का जरिया है। बेली सोचती है क्या ये आवाज मुझे सही राह दिखाने की कोशिश कर रही है। वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। वहाँ पर एक स्टोन रखा होता है। क्या ये स्पेल में भगवान है? वहाँ पर रोशनी हो उठती है। प्रेस्टिज किंग भगवान के साथ रहते हैं और उनका शरीर इस पेड़ में कहीं खो गया है। 2 चेहरे, टॉप डॉग और अंडरडॉग, राजा के रूप के माध्यम से संसार का दोहरा स्वभाव दिखाते हैं। वो कहते हैं अगर हमारा रूप तुम्हें अच्छा ना लगे तो हम भगवान की गोद में वापस लौट जाएंगे। इनके ऊपर लगा हुआ एक चेहरा कहता है तुम किसी भी ट्राइब से नहीं हो इसीलिए तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है। गाफ उसे झुकने के लिए कहता है। बेली सोचती है राजा मेरी तरफ देख रहे हैं लेकिन भगवान के बारे में क्या? ऐसा कहकर वो अपनी तलवार उनकी ओर करती है। वो पेड़ अब भी मेरी ओर नहीं देख रहा। वो अपनी तलवार नीचे रखकर झुक जाती है। राजा कहता है कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए आगे कौन आएगा? गाफ राजा को बताता है। बेली को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है ये मशहूर तलवारबाज सियान की स्टूडेंट है। राजा कहता है तुम इसमें भाग क्यों लेना चाहती हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? क्योंकि बेली को उसकी जड़ों तक जाना होता है। बेली जानना चाहती है कि वो कौन है, कहाँ से आई है। वो कॉन्ट्रैक्ट की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। राजा कहता है इसी के दौरान तुम्हारे स्किल्स का भी टेस्ट लिया जाएगा। तुम्हें चुनौती देने के लिए एक सॉलिस्ट चुना जाएगा। तुम्हें सामना करना होगा उसी का जिसकी तुमने पहले तलवार तोड़ी थी। हम देखते हैं एक अनजान औरत को जिसके पास मास्टर आता है। मास्टर उसे अपनी टूटी तलवार दिखाता है और कहता है इसे तुम ही ठीक कर सकती हो, लेकिन मैं इसे क्यों ठीक करूं? मास्टर कहता है शायद तुम भूल गई हो, इस तलवार को तुमने ही बनाया, तुम्हारे अलावा कोई और इसे ठीक नहीं कर सकता। आज भी तुम मस्का मारने से नहीं थकते। वैसे अब छोटा गाफ कैसे है? अब गाफ छोटा नहीं रहा, वो अगला राजकुमार बनने वाला है। वो कहते हैं क्या उसे पवित्र राख बनानी आती है? मुझे नहीं लगता, लेकिन कोई तो उस राज का पता लगाने का असल में आया है। मेरी उत्तराधिकारी, हमारे प्रार्थनाओं का जवाब और तुम्हारे तेज तलवार की धार। मैंने उसके साथ अपना मार्गदर्शन छोड़ा है। ये उसे उस जगह पर ले जाएगी जहां हम जाना चाहते थे। वो औरत कहती है हमें कोई ऐसा चाहिए जो रेजर को सस्पेशियसली ले, लेकिन इंसेशियस की सेना की नाक बड़ी तेज है। जैसे ही तुम्हारी तलवार तैयार होगी मैं उसे तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। मास्टर वहां से चला जाता है। उसका अपोनेंट वही सोलेस्टियल उसके सामने होता है। मैंने अभी तक किसी को खुद से हारते हुए नहीं देखी, लेकिन ये मेरा श्राप, क्या मैं इसे काट पाऊंगी? उन दोनों के बीच की फाइट शुरू होने वाली होती है। सोलिस्ट कहता है ये नई तलवार उन्हीं बीजों से बनाई है जिसको तुमने तोड़ दिया था, और इसका नाम है लेफ्ट, और इसकी वजह से मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। वो दोनों अपनी तलवार की स्पेल को एक्टिवेट करते हैं और हम देखते हैं उसी आदमी को जो उस दिन रेस्टोरेंट में पूछताछ करने आया था, और उसके साथ गाफ भी होता है। गाफ कहता है तुम्हें तो इससे नफरत थी ना,
ये वही लड़की है ना, तुम्हारे मास्टर की स्टूडेंट? वाकई में इसकी तलवार बहुत ताकतवर है। उन दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। बेली उसके ऊपर एक हमला डिलीवर कर देती है और उस हमले की वजह से उसके 2 टुकड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो बस सिर्फ नीचे गिर जाता है और ये सब उसके श्राप की वजह से हुआ था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इससे जीतूंगी कैसे? काफी बड़ा हमला करता है। बेली उस हमले को रोकने की कोशिश करती है। वो उस हमले को उसी की ओर पलटा देती है, जिससे उसकी तलवार काफी दूर जाकर गिरती है। सेलेस्ट घुटनों पर गिर जाता है। मुझे खत्म कर दो। बेली उसे खत्म करने की बजाय फिर से उसी की तलवार को तोड़ देती है। सेलेस्ट बौखला जाता है। अरीना में बैठे सभी लोग उसे गालियां देने लगते हैं। ये करने का हक उसे किसने दिया? ये तलवार कैसे तोड़ सकती है? बेली सबको चिल्लाकर कहती है, यही मेरे लड़ने का तरीका है, समझे? अगर किसी दिक्कत है तो वो मेरे साथ आकर लड़े। सेलेस्ट आखिर हार मान जाता है। तुम वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर हो बेली। किंग कहता है, सोलिस्ट के रूप में तुम्हारा इस सिटी में स्वागत है, लेकिन मैं तो यहाँ मुसाफिर बनने आई हूँ। हमारे भगवान को खुश करने के लिए तुम्हें 3 टुकड़े बचाने होंगे। हम तुम्हें मौका देते हैं। तुम उस श्राप पर वार करो जो तुम्हें मिला है। ऐसा करने से तुम्हें आगे जाकर उसी से वरदान प्राप्त होगा। गाफ उसके जख्मों के ऊपर पवित्र राख लगाकर उसके जख्म भर देता है। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। सेलेस्टर की तलवार उनके लिए मानो उनके शरीर का एक हिस्सा है। अगर वो एक बार टूट जाए तो उसकी बढ़ोतरी नहीं होती। बेली कहती है, मैं ये बात जानती, लेकिन मैं किसी को काट नहीं सकती, इसलिए मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। राजा के सामने कोई अनजान मुखौटा पहना हुआ खड़ा होता है। तुम एक राज परिवार में पैदा हुए थे। तुम मास्टर बन हमसे बच गए, मुसाफिर बन हमारी सिटी से चले गए। अब तुम्हारे स्टूडेंट्स जिंदगी में कहाँ पहुँचे हैं? बताओ, अपने सफर के अंत में तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? तुम यहाँ से चले जाने वाले हो, ये बताने आए हो? राजा कहता है, वो लड़की बहुत आगे तक जाएगी। राजा उसे रिहा कर देते हैं। कोई मरे हुए आदमी का पीछा नहीं करेगा। जाओ, हम तुम्हें रिहा करते हैं। तभी उसका मुखौटा टूट जाता है और हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि मास्टर होता है। मास्टर वहाँ से चला जाता है। राजा कहता है, अलविदा मेरे छोटे भाई। हम देखते हैं उसी खरगोश को और वो बेली के रूम में होता है। वो कप में रखे किसी मेटल को खाता है। तभी उसकी आंखें चमकने लगती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, कितना घटिया स्वाद है इसका। वो खिड़की खोल बाहर देखता है। हर बार मुझे फॉर्मूले कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें मैंने ही बनाया है। वो किसे तो कहता है, इसे आगे बढ़ाओ और फैला दो, और खुद भी वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सभी ब्लैक सोलिस्ट रेस्टोरेंट में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, एडोनिस ने हमें ये दिया है जिससे हम अपनी तलवार को फिर से पहले जैसा कर सकते हैं। ये कहता है, अगर मेरी तलवार फिर से पहले जैसी हो जाए तो मैं उस लड़की को और उस खरगोश को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भूलेंगे नहीं। वो सभी को दिखाता है और कहता है, ये मैंने उस दिन उस रैबिट से छीन लिया था और इसी चीज को लेने के लिए वो रैबिट यहाँ पे आ जाता है। तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए? बस तुमसे निपटने के लिए। और कहता है, मुझे इसके लिए सिर्फ एक स्पेल चाहिए। उसके बाद वो सभी लोग आग में जलने लगते हैं, लेकिन वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। वो अपनी चीज उनसे ले लेता है और वो उस बोतल को भी ले लेता है। गाफ बेली को एक बात बताता है, बुरे सोलिस्ट कभी भी हमला कर सकते हैं और ये हमला उसी जगह पर होगा जहाँ तुम्हारे मॉम डैड है। बेली कहती है, ये बात तुम्हें पहले से पता थी? गाफ कहता है, हाँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सिटी के कानून के खिलाफ होगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। राजा को इस हमले के बारे में पहले से ही जानकारी थी, लेकिन इसमें वही लोग हिस्सा लेंगे जिन्हें भगवान खुद चुनेंगे। और कासल में सोलिस्ट का सिलेक्शन शुरू हो जाता है। वो वहाँ से चली जाती है। वो आकर उस जगह को चेक करती है, लेकिन वो जगह पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। उसे एक आदमी से पता लगता है कि यहाँ के सभी लोगों को किडनैप करके कहीं ले जाया गया है। उन्हें खेती के लिए मजदूर चाहिए, इसलिए वो खेतों की तरफ जाती है और रास्ते में वो लोग उसे मिल जाते हैं। वो बिना एक पल गवाए उनके ऊपर हमला कर देती है। वो एक एक करके सबको हरा रही होती है। उनका लीडर कहता है, तो यही है वो सिटी में आई हुई नई लड़की, ये ऐसे नहीं मानेगी। वो अपने स्पेल को सेट कर देता है, लेकिन बेली अपनी तलवार से ही उसके स्पेल को तोड़ देती है। तभी सेलेस्टर आ जाते हैं और वो सभी लोग दुम दबाकर भाग जाते हैं। बेली सभी को रिहा करती है और वो अपने माँ से मिलती है। वो काफी इमोशनल हो जाती है। उसके डैड भी वहीं आ जाते हैं। तभी एक छोटे बच्चे डैड कहकर उनके गले लगती है। वो कहती है, मॉम एंड डैड की एक असली संतान भी है। वो याद करती है। वो उससे उसका नाम पूछती है। वो कहती है, बेली। उसके माँ बाप कहते हैं, बेली की छोटी बहन बेली। बेली कहती है कि मुझे खुशी है कि मुझे आपका एहसान चुकाने का मौका मिला। वो उन दोनों को बताती है कि मैं एक मुसाफिर बनने जा रही हूँ। वो वहाँ से लौट आती है। रास्ते में वो देखती है कि उसका नेकलेस उसके पास नहीं होता। वो सोचती है शायद लड़ाई के वक्त कहीं वो गिर गया हो। खैर छोड़ो। और इधर हम उसी लीडर को देखते हैं। वो अब भी उसकी तारीफ कर रहा होता है।
वाकई में वो काफी ताकतवर लड़की थी और लड़ाई के दौरान इसने उसका नेकलेस छीना होता है। तभी वहाँ पर वो खरगोश आ जाता है। लीडर आगे एक बैरियर बना देता है। खरगोश कहता है, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी, मुझे बस तुम्हारी छोटी सी मदद चाहिए। वो उसी चीज को उन्हें दिखाता है। रैबिट बेली के पास आ जाता है। शायद तुम किसी चीज को ढूंढ रही हो। बेली कहती है, खैर छोड़ो, वो अब नहीं मिलने वाली। वो उसे अपने साथ घूमने के लिए ऑफर करता है और बेली को देखकर लगता है शायद अब तक इसने उसको पहचाना नहीं। वो अपना परिचय देते हुए कहता है, लोग प्यार से मुझे कित्ती कहकर पुकारते हैं। बेली खुद को इंट्रोड्यूस कराने चाहती है। कित्ती कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है बेली। वो आगे चलता है और बेली उसके पीछे चली जाती है। मैं जानता हूँ तुम किसकी रक्षा कर रही हो। कित्ती कहता है, यूँ मानो हम सब एक ही परिवार के हैं। हम कहाँ आए हैं? बेली पूछती है। कित्ती कहता है, हम आए हैं ऑन द रॉक्स पर। ये एक ऐसी जगह है जो हर देश में होती है और यहाँ पर सभी मुसाफिर मिलने आते हैं। और उसने एक गाना गाने के लिए ऑर्डर दिया होता है। वो कहता है वो एक म्यूजिशियन मुसाफिर है। बेली कहती है, क्या तुम यहाँ फसल उगाना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो? वो गाना गाने लगती है और बेली को अपने घर की याद आती है। हर एक मुसाफिर का श्राप वरदान में बदल जाए, यही इस गाने का मतलब है। इस लड़की का श्राप है, ये गाना गाने के अलावा कुछ और नहीं बोल सकती। कित्ती कहता है, मानो पोटेंशियल को वेस्ट करना हो। बेली कहती है, लेकिन कैसे? उस गाने में मेरा नाम था। कित्ती कहता है, शायद तुम्हारे माँ बाप ने भी इस गाने को कहीं सुना होगा और वो शायद जानते थे कि तुम किसी दिन सफर पर निकलने वाली हो। वो उसके पेरेंट्स को याद करती है और वो अपने गले की ओर हाथ लगाती है जहाँ वो नेकलेस पहनती थी और वो नेकलेस उस टेबल पर आ जाता है। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कित्ती ने अपना नेकलेस देकर बेली का नेकलेस एक्सचेंज किया होता है और कित्ती वहाँ से गायब हो जाता है। कासल में बेली को इनाम देने के लिए किंग अपने अंदर से एक तराजू निकालता है। इस तराजू में बेली की तलवार के वजन के अनुसार उसको इनाम दिया जाएगा और ये जंग बेली का पहला मिशन था किंग की ओर से। तलवार के वजन के बराबर उसे सोने के सिक्के दिए जाते हैं इनाम के तौर पर। बेली के और 2 मिशंस अभी बाकी है। लौटते वक्त बेली गाफ से पूछती है, तो तुम टॉप 3 सोलिस्ट में से एक हो, तो बाकी के 2 कौन हैं? गाफ कहता है, उनमें से एक है इजियानो। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो लड़का है या लड़की। बेली कहते, तो क्या फिर वो एक मरमेड है? मरमेड अपने रंग, रूप और चाल तक को बदल सकती है। अगर उसने ऐसा किया तो हम उसको कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। और दूसरा कौन है? उसे भी तुम एक स्पेशल केस ही समझ सकती हो। बेली कहती है, और उसका नाम? गाफ कहता है, उसका नाम है एडोनिस। तभी एडोनिस उनकी ओर देखता है। वो बगल में ही मार खा रहा होता है। बेली उसकी ओर देखती है। बेली उनकी ओर बढ़ती है लेकिन गाफ उसे रोक देता है। गाफ कहता है, बीच में मत आना। एडोनिस ने चोरी की होती है, इसीलिए वो लोग उसे पीट रहे होते हैं। गाफ आकर पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? वो कहते हैं, इसने चोरी की है सर। गाफ उन सबको भगा देता है। एडोनिस कहता है, भारी आवाज के साथ काफी ताकतवर भी हो। शुक्रिया कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बेली उसके पास आकर पूछती है, आखिर इसने चोरी क्या की थी? जंग में हारे हुए सोलिस्टर की तलवार इसने चोरी की थी। उनकी फैमिली वालों ने इससे वो तलवार मांगी लेकिन इसने देने से इनकार कर दिया। ये जंग में हारे हुए सोलिस्टर की तलवारें उठाता है और साथ ही में जिन्होंने तलवार त्यागी हो उनकी भी तलवारें ये इकट्ठा करता है। लौट आने के बाद भी बेली उसी के बारे में सोच रही होती है। वो अपनी खुद की तलवार क्यों नहीं उगा लेता? और उसने दस्ताने भी पहन रखे होते हैं। कासल में बेल बजती है। बेली सोचती है, खैर छोड़ो, वैसे भी वो लोग मुझे सेलेक्ट नहीं करने वाले। और ये एडोनिस यहाँ पर फिर से पिट रहा होता है। बेली कहती है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? उनमें से एक सोलिस्टर पहचान जाता है, ये वही लड़की है जिसने किर को हराया था। वो नीचे देखती है, वहाँ पर एक प्लांट एनिमल मरा हुआ होता है। वो सोलिस्टर कहता है, तलवार की धार को परखने के लिए नरम चीज से शुरुआत करनी चाहिए। और बेली उन्हीं के लिए खाना लेकर आई हुई होती है और उन प्लांट एनिमल को बॉब्स कहते हैं। ये सेलेस्टियल कहता है, ये बॉब्स के प्रति भावुक हो रहा था और अब इसकी हालत देखो। बेली कहती, अगर तुम सिर्फ बॉब्स को काटना जानते हो तो तुम सेलेस्टियल होने के काबिल नहीं हो। वो उसकी ओर हमला करने आगे बढ़ता है। वो उसे एक ही हमले से काफी दूर गिरा देती है। वो एक एक करके तीनों को उड़ा देती है। एडोनिस कहता है, इसे कहते हैं बेशुमार ताकत। बेली परेशान होती है और कहती है, ये आखिर इतने बेरहम दिल कैसे हो सकते हैं? एडोनिस कहता है, ये काफी अजीब इत्तेफाक है, तुम मुझे दूसरी बार इस हालत में देख रही हो। बेली उसे सहारा देती है। उन दोनों का ध्यान बॉब्स की ओर जाता है।
एडोनिस कहता है ये पौधे लगाए ही गए हैं इसलिए ताकि एक अच्छी तलवार की धार को परखा जा सके। अगर ये इस हद तक जा सकते हैं तो उन्हें सॉलिस्टर कहने का कोई हक नहीं। बेली कहती है सब तुम्हें तलवार चोर के नाम से जानते हैं। बेली उसे उसके घर तक पहुंचाकर उसे लेटा देती है। उसके घर वो रेवन एवान को देखती है जो कि मौत की खबर देने के लिए उड़ान भरते हैं और इनके पौधे लाशों में से उगते हैं। इसका हर एक फूल स्वर्गवासी रिश्तेदारों के बारे में बताने के लिए होता है। बेली समझ जाती है कि इसके घर हाल ही में कोई मरा है। बेली पूछती है क्या मैं इसे हटा दूं? नहीं, उन्हें वही रहने दो। एडोनिस कहता है मैं अब कासल जा रहा हूँ। वो कहता है तुम नहीं आने वाली? बेली कहती है नहीं, मैं चली जाऊंगी। ओह चलो, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। मुझे यकीन है बैम्बो को तुम पसंद आओगी। तभी वो बैम्बो कहता है। तभी वहाँ पर एक क्रिएचर सामने आता है। एडोनिस कहता है ये हमेशा खुद को खाते रहता है इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है। एडोनिस कहता है मैंने अब तक किसी को घर नहीं बुलाया। और तभी रेस्टोरेंट कहता है और वो एक रूम में आ जाती है और वहाँ पे उसे एडोनिस नहीं दिखता और वो नोटिस करती है कि यहाँ पर दरवाजा खिड़कियाँ क्यों नहीं है। और तभी वहाँ पर एक दरवाजा आता है और उससे एडोनिस अंदर आ जाता है। एडोनिस कहता है माफ करना लेकिन मैं मेहमान नवाजी करने के मूड में नहीं हूँ। वो अपने ग्लव्स को निकाल लेता है। वो पवित्र राख निकालकर अपने जख्मों को ठीक करने लगता है। वो कहता है जाकर बैठ जाओ। वो कहता है बैम्बो को भी तुम उतनी ही पसंद आई हो। और बाहर हम देखते हैं बैम्बो कैसल की ओर बढ़ रहा होता है और ये दोनों उसके अंदर है। बेली कहती है ये पवित्र राख तुम्हारे पास कैसे आई? प्रेस तो इसे किसी को नहीं देते, बस थोड़ी सी रिश्वत, फिर तुम्हें जो चाहे वो मिल जाएगा। एडोनिस कहता है वैसे तो सारी दुनिया तुम्हें गर्ल ऑफ अ रीजन कह के जान रही है, मुझे और यहाँ तक कि गाफ को भी इसका मतलब नहीं पता होगा। मुझे लगता है तुम्हारे मास्टर तुम्हें इस नाम से पुकारते थे और कहते थे तुम्हारी तकदीर में काफी कुछ बड़ा लिखा है। वो कहते हैं मैंने तो अब तक कुछ बड़ा काम नहीं किया, बल्कि मैं अपने घर का रास्ता भटक गई हूँ। मुझे अपने जैसों से मिलना है। बेली पूछती है तुम आखिर तलवारें क्यों चुराते हो? वो पूरी अपनी तलवारों का कलेक्शन दिखाता है और कहता है यही नहीं, अभी और देखो। वो एक तलवार बाहर निकालता है और उसके ऊपर का एक स्पेल उसे दिखाता है। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन मार्क ऐड किया है और इस चीज से मैं किसी भी तलवार को अपना बना सकता हूँ और इसकी मदद से मैं इस सिटी में कुछ ढूंढ रहा हूँ। आखिर क्यों? कौन है हमारा राजा? कौन है हमारा भगवान? मैं बस जानना चाहता हूँ। बेली को लगता है ये भी उन बॉब्स की तरह है, बिल्कुल भटका हुआ। गेट खोलता है और कहता है हम वक्त पर पहुँच गए। राजा कहता है इस सिटी का तराजू बुरे की ओर झुक रहा है। राजा कहता है तिजियानो भी बुरे की ओर झुक गया है। एडोनिस कहता है तिजियानो के पास एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान को या औरत को, किसी को भी अपने प्यार में गिरा सकता है और वो चाहता है कि वो एक भगवान बन जाए। गाफ ये बात सहन न कर सका, इसीलिए उसने उसकी तलवार तोड़ दी। इसकी वजह से वो अंडरडॉग्स और टॉप डॉग्स को उकसा रहा है। तभी राजा बेली नाम कहकर पुकारता है। बेली कहती है ये अभी तक मेरा नाम क्यों पुकार रहे हैं? एडोनिस कहता है ये सबसे बुरा सिलेक्शन है। वो हमेशा मेरी जगह किसी और को चुन रहे हैं। वो एक लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए सेना तैयार की जा रही है। गाफ आता है और कहता है राजा के बुरे सिलेक्शन की वजह से मैं जितने हो सके उतने सेलेस्टियल को इकट्ठा कर रहा हूँ। गाफ कहता है तुम जल्दबाजी मत करो, तिजियानो से अकेले ही निपटने की तुम्हें जरूरत नहीं है। वो पूरा प्लान बनाते हैं और वो काटोगानो में लड़ाई करने वाले होते हैं। वो लोग उस जगह को पवित्र मानते हैं। वहाँ के टॉप डॉग्स बड़ी ही बेरहमी से मारने वाले हैं। गाफ कहता है मैं तुम्हें पहले हमले की जिम्मेदारी दे रहा हूँ क्योंकि तुम उस जगह को भली भांति जानते हो। और इधर दूसरी ओर खरगोश से मास्टर मिलने आता है। वो कहता है मुझे उसकी ओर जज करने के लिए भेजा गया था और तुम्हें उसका साथ ही में ख्याल भी रखना होगा क्योंकि राजा आगे ऐसी चालें चलेगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। खरगोश कहता है फिक्र मत करो, मैं उसे वैसा करने ही नहीं दूंगा। खरगोश कहता है मेरा आखिरी सवाल, आखिर वो लड़की तुम्हारी लगती क्या है? वो मेरे शरीर से उगे रेवन रैसन की तरह है। वो वाकई में काफी ऊपर तक जाने वाली है, जहाँ मैं जाना चाहता था। वो मेरी उम्मीद है। तो सभी लोग युद्ध के लिए रवाना होते हैं। वो सब गुफा के सामने आकर युद्ध को शुरू कर देते हैं। और ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और मुझे कमेंट्स में ये बताना कि आपको नेक्स्ट सीरीज कौन सी चाहिए।